हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का 5 लेसन जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का फ्रीस्ट रसायन जो सरफेस केमिस्ट्री आपका है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव है उसमें का सभी बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ सभी को याद कर लीजिए, बिकॉज आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर है और ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है इसमें, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण होता है। अधिशोषण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और भौतिक। तो यहाँ पूछा जाए कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हुआ। और जो भौतिक अधिशोषण होता है वह होता है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। और याद रखिएगा, जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह उत्क्रमणीय क्यों होता है कि अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि इसमें परत होता है जो एक परत होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव यानी उस कौन से आर पर होना, टिंडल प्रभाव किस में नहीं पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन इसका राइट ए होगा कि जो चीनी का घोल होगा। यदि आप चीनी के घोल को आप अपने घर से बाहर रख दीजिए और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो उससे होकर प्रकाश नहीं जा पाएगा, यानी उसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं होगी चीनी के घोल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और कहीं कहीं याद रखिएगा, यहाँ पर दे देता है कि शर्करा के घोल से, तो शर्करा होगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, शर्करा के घोल में मार दीजिएगा, आंसर आपका राइट होगा। शर्करा यानी चीनी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चीनी के घोल में। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, एलम शुद्धिकृत करता है कीचड़ युक्त जल को। किसके द्वारा, किस विधि के द्वारा जो एलम होता है वह शुद्ध करता है कीचड़ युक्त जल को। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो कोएगुलेशन द्वारा शुद्ध करता है। कोएगुलेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एलम कीचड़ युक्त जल को शुद्ध करता है, उसे प्योर जल में बदलता है कोएगुलेशन द्वारा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तब जाना जाता है। यदि परिक्षेपित प्रवस्था द्रव हो और परिक्षेपण जो माध्यम है वह ठोस हो, यानी द्रव और ठोस हो, तब उससे हम क्या, उस कोलाइड को क्या बोलेंगे। तो जो आप देखते होंगे एक जेल होता है जिसे कि आमतौर पर लोग अपने बाल में लगाते हैं, तो उसमें जेल होता है जो कि लेई की तरह होते हैं, यानी उसमें पानी और ठोस दोनों की मिश्रण होता है ना, तो यानी द्रव और ठोस दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट होगा, बी, यानी जेल होता है, उसे हम जेल बोलते हैं, उस कोलाइडल विलयन को हम जेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है किसके द्वारा। ताजे अवक्षेप को, जो अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसे हम कोलाइड में किस विधि के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो पेप्टिजाइजेशन प्रक्रिया होता है, पेप्टिजाइजेशन उसी के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि पेप्टिजाइजेशन के द्वारा बदला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। चारकोल यानी कोयला, कोयला होता है सी। तो किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। चारकोल यानी कार्बन हो गया, आपका कोयला हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह चारकोल से सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसका अवशोषण होता है, यानी इसमें आप कार्बन मिला दीजिएगा। तो फिर देखिए अगला प्रश्न है, P2O5 अच्छा है एक, क्या है यह P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसे बोलते हैं। तो यह क्या है, एक प्रकार का, तो यह एक बहुत ही अच्छा अवशोषक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि यह अवशोषक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा अवशोषक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। मैंने बताया ना, फर्स्ट एंजाइम की रासायनिक अभिक्रिया होता है अनुत्क्रमणीय होता है, बिकॉज इसमें एक परत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओके, कि एक परत इसमें होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाने बढ़ाने का काम करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो उत्प्रेरक जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, मतलब वो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो वो रिएक्शन होता है उसके जो वेग होता है उसको बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, तो उसी को हम उत्प्रेरक बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेल जो होता है, तो तेल को हम वसा में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो Na होता है, Na निकल या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इसी का प्रयोग किया जाता है।
वनस्पति तेल को वाष्प में बदलने के लिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध होता है आपका पायस का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के एक मोल का आयतन है? गैस में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि 22.4 लीटर होता है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविक्स अम्ल है। सबसे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग जो होता है लिविक्स अम्ल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे प्रबल लिविक्स अम्ल है? तो जो आपका होता है ना बोरान आयोडेट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि Bi3 होगा। Bi3 सबसे प्रबल अम्ल है, ओके, लिविक्स अम्ल है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। उस विलयन को क्या बोलते हैं जो कि किसी भी झिल्ली में छन जाता है? तो उसे हम बोलते हैं क्या? समांगी विलयन। समांगी, जिसमें कि सभी का मात्रा समान होता है, वो आसानी से छन जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि समांगी विलयन उसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड घोल नहीं है? कोलाइड घोल इसमें कौन नहीं है जो ऑप्शन दिया है? तो धुआं तो कोलाइडिक घोल है, दूध भी कोलाइडिक घोल है, गोद भी है। जो जल होता है वह कोलाइडिक घोल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, जल कोलाइडिक घोल नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? तो जो टिंडल प्रभाव होता है वह वास्तविक जो घोल होता है, वास्तविक घोल के द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक जो कि जैसे साबुन सरफ हो गया आपका, इसे हम अपमार्जक बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो जो अपमार्जक होते हैं यह पृष्ठ सक्रियन होते हैं। पृष्ठ सक्रियन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि अपमार्जक को पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं पायस। तेल तथा पानी के संयोग से जो बनता है उसे हम बोलते हैं पायस, यानी इमल्सन। पायस को देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। पायस नहीं, तेल और पानी के संयोग से बोला है, तेल और पानी दोनों मिक्सिंग होगा तो उसे हम बोलते हैं इमल्सन, यानी इससे हम बोलते हैं पायसीकरण, इसे बोला जाता है पायसीकरण। पायस नहीं है लेकिन पायसीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि इमल्सन इसे बोला जाता है, इमल्सन। फिर देखिए नेक्स्ट है, यूरिएज उदाहरण है। यूरिएज किसका उदाहरण है? जिसका राइट आंसर होगा जो यूरिएज है यह एक प्रकार का एंजाइम है जिसमें कि जल अपघटन कर कर यूरिया बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ कि एक प्रकार का यह एंजाइम है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड है? द्रव स्नेही क्लोराइड यानी लायोफिलिक क्लोराइड। आप जानते हैं कि जो होता है सॉल लायोफोबिक लायोफिलिक होता है, उसी में द्रव स्नेही द्रव विरागी होते हैं दो प्रकार के, उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पूछा जाए कि कौन सा द्रव स्नेही क्लोराइड पूछा जा रहा है, तो द्रव स्नेही क्लोराइड होगा आपका गोंद। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो गोंद होता है वह द्रव स्नेही क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? देखिए और फर्स्ट टाइम था आपका ऊपर था कि चीनी के घोल में मैंने बताया था, और उसी टाइम मैंने बताया कि उसके स्थान पर शर्करा भी देख सकता है। शर्करा यानी चीनी ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शर्करा के विलयन में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त पर जो आपका ब्लड होता है, ब्लड, उसमें कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक, धनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा जो हमारे ब्लड होता है उसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव स्नेही क्लोराइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? जो द्रव स्नेही क्लोराइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि उस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसके कारण यह अस्थायी होता है। देखिए नेक्स्ट है, फिर भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कैलोरी जूल प्रति मोल में बताना है कितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 से 40 कैलोरी जूल पर मोल, इतना ऊष्मा भौतिक अधिशोषण में उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है, शीत कक्ष प्रकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। शीत कक्ष जो एक यह प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, तो इसमें कौन से कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 जिसे बोला जाता है, हंसाने वाली गैस भी इसे बोला जाता है, उसी का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक था।
कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले उत्प्रेरक के बारे में बताया था? उत्प्रेरक कैटालिस्ट के बारे में बताया था। तो बर्ज़ेलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले उत्प्रेरक के बारे में व्याख्या किया, एक्सप्लेन किया। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि बर्ज़ेलियस ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से धनावेशी सॉल्ट का उदाहरण है। धनावेशी सॉल्ट बताना है, इसमें कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिलेटिन। जिलेटिन धनावेशित होता है। नेक्स्ट है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है तो यह होता है कक्ष ताप पर, यानी कमरे के ताप पर नहीं बोलते हैं, यानी इसके अवेलेबल जो होता है इसके अंतर्गत उस ताप पर होता है, यानी कक्ष ताप पर होता है, ना तो निम्न ताप पर होता है ना ही उच्च ताप पर होता है, यानी यह अपने अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगी, कक्ष ताप पर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही क्लोराइड बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा द्रव स्नेही क्लोराइड है जिलेटिन। जिलेटिन ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, x/m दिया है, x/m तथा p के मध्य वर्ग कहलाता है। इस वर्ग को क्या बोलते हैं? x/m और p के बीच वाले वर्ग को, तो उसे हम बोलते हैं अधिशोषण समतापी वर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि अधिशोषण समतापी वर्ग उसे बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कुलाइडी सल है। कुलाइडी सल किस प्रकार के होते हैं? वह विषमांगी होते हैं, समांगी होते हैं, या फिर निलंबन होते हैं, या वास्तविक विलयन? तो इसका राइट आंसर होगा कि जितने भी कुलाइडी सल होते हैं वह विषमांगी सल के रूप में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? जो साबुन होता है वह ग्रीस को किसके माध्यम से निकालता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है, यानी पाइसीकरण इसे बोलते हैं। इमल्सीकरण के द्वारा वह साबुन ग्रीस को निकालता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, उत्प्रेरक जो है एक वस्तु है जो क्या करता है? तो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को वह कम कर देता है उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ठोस समुदाय कौन है? ठोस समुदाय पूछा जा रहा है कि यानी वैसा आपको एक यौगिक बताना है जिसमें कि दोनों ठोस ही हो, जैसे कि आप मिश्र धातु को ले लीजिए, मिश्र धातु में ठोस होता है ना, उसी तरह जो ऑप्शन दिया है इसमें बताना है कि कौन ठोस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो संश्लेषित जेम होता है वह ठोस होता है, ना तो उसमें गैस होता है, नहीं द्रव, वह ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए, ठोस सतह पर गैसों के अधिशोषण के लिए लग x/m और लग φ के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान बराबर क्या होगा? तो ग्राफ की ढलान बराबर आपका हो जाएगा लग k। ऑप्शन नंबर बी देख लो कि लग k होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अधिशोषण की प्रक्रिया एक पृष्ठीय घटना है, यानी वह किसी वस्तु के, जैसे कि पत्थर के पृष्ठ पर होता है, यानी उसके सतह पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बहुत आसान है, उसे हम बोलते हैं अधिशोषण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उसे अधिशोषण ऊर्जा बोला जाता है। नेक्स्ट है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो पदार्थ जो किसी भी जल का पृष्ठ तनाव जो होता है, सिकुड़ने की शक्ति जो होता है जल की, उसे कम कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि पृष्ठ सक्रिय कारक, यानी वो जल पर बहुत ही सक्रिय होता है, वह एक्टिव होता है, इसी के कारण उसका पृष्ठ तनाव वो घटा देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि पृष्ठ सक्रिय कारक बोलते हैं उसे। फिर देखिए नेक्स्ट है, कुलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? कुलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था कुहासा में होती है? यानी कुहासा जो है किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो जो होता है ना कुहासा में क्या होता है? द्रव होता है, यानी आप देखते होंगे डी उसमें होता है, यानी ओस होता है, ओस की छोटे छोटे बूंदे होता है। जैसे कि आप कुहासा में कहीं बाहर जाइएगा तो आपके बाल पर, कपड़ा पर पानी की तरह चिपक जाता है, तो उसमें होता है आपका गैस और द्रव, यानी दो उसमें चीज़ होता है, गैस और द्रव। क्योंकि तो गैस वायुमंडल में है ही, तो गैस का द्रव में परिक्षेपण, जो कुहासा होता है वह होता है गैस का द्रव में परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि जो गैस होता है वह द्रव में परिक्षेपण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कण जो गमन करते हैं विद्युत क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर होगा कि कुलाइडी कण विद्युत क्षेत्र, तो इसी के नाम पर होगा कि विद्युत कण संचलन, यानी विद्युत में जो कुलाइडी के कण होते हैं वह गमन करते हैं, गमन यानी चलते हैं, चलते यानी संचलन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूध है, दूध क्या है? तो दूध तो एक पायस का उदाहरण है, तो दूध
क्या होता है, तो जो दूध होता है वह जल में परिक्षेपित वासा होता है, यानी दूध में आपका जल की मात्रा भी होती है और वासा भी होता है। जब दूध को दही में बदलकर उससे वासा निकाला जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जल में परिक्षेपित वासा है दूध। और फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोद तो है, ऊपर था कि लायोफिलिक कोलाइड गोद है, दूध भी है, खून भी है, लेकिन कुहासा जो है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, यह लायोफोबिक कोलाइड है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कुलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। कुलाइडी कण का आकार किसके बीच होता है, तो कुलाइडी कणों का आकार होता है आपका 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, इतने के बीच आपका कुलाइडी कण का आकार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जो स्टार्च होता है तो इसके जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो स्टार्च पूछा जाए तो स्टार्च के जल अपघटन में जो डायस्टेज एंजाइम होता है, डायस्टेज एंजाइम उसका प्रयोग किया जाता है, डायस्टेज एंजाइम का। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रासायनिक अधिशोषण की दर है। रासायनिक अधिशोषण की दर इसमें कौन है, तो इसका राइट आंसर होगी जो रासायनिक अधिशोषण की दर होता है वह दाब जो बढ़ता है तो वह बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण की दर प्रेशर बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, यानी जो रासायनिक अधिशोषण निर्भर करता है आपका दाब पर। फिर देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक कॉनोमर अधिकतम होगा, तो जिसका परमाणु संख्या जितना अधिक होगा, यानी दो प्रकार के विलयन होते हैं ना, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य, तो ये तो आपका यूरिया ग्लूकोज विद्युत अनअपघट्य है, लेकिन यह दोनों है आपका विद्युत अपघट्य है यह। तो इसका राइट आंसर इसमें आप चूज कर लीजिए कि कौन ज़्यादा क्रियाशील हो और किसका परमाणु संख्या ज़्यादा है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सोडियम का तो होता है 11 और पोटेशियम 19 होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा कि K2SO4 का हिमांक कॉनोमर अधिकतम होगा। ओके, फिर तो दोस्तों आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में इसके साथ अगले वाला चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, तो आप इन सभी को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।